तो ये वीडियो उन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो डिग्री खरीद कर अपने ख़ानदानी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं और फिर पब्लिक का इलाज करना चाहते हैं। आगे आप तभी देखें जब आप एक ऐसे मेडिकल स्टूडेंट हैं जो मेहनत करके, पढ़ाई करके अपनी डिग्रीज अर्न करना चाहता है और एक अच्छा कैपेबल डॉक्टर बनके पेशेंट्स को क्योर करना चाहता है और साथ ही समाज में अपना स्थान खुद बनाना चाहता है। देखो, नेक्स्ट तो अब हट नहीं सकता। नेक्स्ट का आना इनएविटेबल है। अब तक जो बैचेस बच गए सो बच गए, लेकिन नेक्स्ट आएगा। अभी नहीं तो अगले साल आएगा, ये तो आपको पता ही है। दूसरी बात यह है कि 2019 बैच को जो रिलैक्सेशन मिलना था वो मिल गया है। उनको एक एडिशनल ईयर मिल गया है पूरा तैयारी करने के लिए। अब एक साल वो अच्छे से तैयारी करके नेक्स्ट दे सकते हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट हमेशा के लिए हट जाएगा या फिर कभी ऐसा कोई ऐसा कोर्ट केस हम जीत लें जिससे कि सरकार को नेक्स्ट हटाना पड़े, वो कभी नहीं होगा। आप चाहे कितना कोर्ट कचहरी में पैसा बर्बाद कर लीजिए, ये नहीं होने वाला। नेक्स्ट रियलिटी है। इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनली अमेरिका में सभी अच्छे कंट्रीज़ में इस तरह का एक स्टैंडर्डाइजिंग एग्ज़ाम होता है जिससे आपकी कैपेबिलिटी टेस्ट होती रहती है कि आप वाकई स्टूडेंट्स को ट्रीट करने लायक हैं या सिर्फ आपने एक डिग्री ले ली है। तो इसको हटाना तो पॉसिबल नहीं होगा सरकार के लिए। ये लाया ही इसलिए गया है ताकि जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स थे, उनकी जो इंटरनेशनल रेपुटेशंस थी इंडियन डॉक्टर्स की और इंडियन मेडिकल एजुकेशन की, वो जितनी ज़्यादा खराब हुई है पिछले कुछ सालों में, उसे वापस से उठाया जा सके। आपको तो पता है ना कि यूएस एमएलई तक शायद अगले बैच से मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं दे पाएंगे इंडिया के, ऐसी भी बातें चल रही हैं। तो बहुत सी चीज़ों के लिए हमारी बहुत सी इंस्टीट्यूशंस को हमारी इंडियन मेडिकल एजुकेशन को एक बहुत ही ज़्यादा एम्बैरसिंग सिचुएशन झेलनी पड़ रही है। तो उसी सब की रेमेडी या ट्रीटमेंट के तौर पे नेक्स्ट को लाया गया है। तो नेक्स्ट तो अब हट नहीं सकता, लेकिन नेक्स्ट से आपको क्या बेनिफिट है ये मैं आपको बता सकता हूँ और मैं आपको फ़ायदे बता सकता हूँ। लेकिन ये बेनिफिट्स तभी एप्लीकेबल होंगे आप पे जब आप एक पढ़ने वाले और मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं, ना कि सेटिंग से पास होने वाले या फिर बस डिग्री खरीद कर पेशेंट्स का इलाज करने का सपना देखने वाले। आप तो देख ही रहे हैं आजकल इतने सारे डॉक्टर्स हो गए हैं कि एक एमबीबीएस की डिग्री पूरी पास करने के बाद भी, डॉक्टर बनने के बाद भी आज आपको वो नहीं मिल पाता है जो आप डिजर्व करते हैं। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए एक सिनेरियो जहाँ पे बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं। एक आप हैं जिसने अपनी मेहनत से अपनी डिग्री अर्न करी है और दूसरी तरफ एक और है जिसने डिग्री खरीदी है। खरीदी है मतलब सेटिंग से पास हो गया है और पहले डोनेशन देके या किसी तरह से घुस गया और बाद में अपने कॉलेज में सेटिंग से वो पास हो गया एग्जाम देके। आप दोनों डॉक्टर्स बन चुके हैं। अब एक पेशेंट आता है। देखिए, 50% प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि वो आपके हॉस्पिटल में आएगा या आपके पास आएगा, या 50% पॉसिबिलिटी इस बात की है कि वो उस दूसरे वाले डॉक्टर के पास जाएगा। और ऑब्वियसली आप तो एक ऐसे डॉक्टर हैं जो अपनी डिग्री अर्न करके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहा है। ये दूसरा वाला कौन है जिसने डिग्री खरीदी थी? इसका पहले से एक सेटल्ड पूरा का पूरा हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी इनफैक्ट ज़्यादा ही है कि पेशेंट जो है वो वहाँ चला जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होगा। अब मान लीजिए पेशेंट उधर चला गया और उसका इलाज ठीक से नहीं हुआ, तो इससे 3 नुकसान हुए। पहला, पेशेंट का नुकसान हुआ, उसे सही इलाज नहीं मिला, हो सकता है इसकी कीमत उसे अपनी जान देके भी चुकानी पड़ जाए। दूसरा, आपका नुकसान हुआ, आपको उस पेशेंट को ट्रीट करने का मौका नहीं मिला और उसको क्योर करके अर्न करने का मौका भी नहीं मिला। और तीसरा, सोसाइटी का नुकसान हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पेशेंट के पास ये देखने का कोई ज़रिया ही नहीं था कि आप में और इसमें फ़र्क क्या है, क्योंकि दोनों लोग एक जैसी डिग्री लेके प्रैक्टिस कर रहे थे। अगर आपके सर पे एक टोपी रख दी जाती जिस पे लिखा होता सर्टिफाइड लाइसेंस डॉक्टर और उसके ऊपर ये टोपी नहीं होती, तो पेशेंट समझ जाता कि असली डॉक्टर कौन है और कौन इतना कैपेबल डॉक्टर नहीं है। तो इस इनकेपेबल डॉक्टर ने आपको बार बार पीटा। पहली बार उसने आपको पीजी एंट्रेंस में पीटा, आपने भी प्री पीजी दिया, उसने भी दिया, लेकिन आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी कि आपको गवर्नमेंट में अपनी चॉइस की सीट मिल जाए, तो आप तो ड्रॉप कर रहे हैं। लेकिन इसने फिर एक बार पैसे के दम पे पीजी की सीट ले ली, आपसे पहले पीजी खत्म किया। फिर जब आप पीजी करके आए तब तक ये अपने खानदानी नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में एस्टेब्लिश हो चुका था, जहाँ पे इसको इंडोर्स करने वाले इसके खानदान वाले भी थे। उसके बाद कंपटीशन में भी आपको पीट रहा है क्योंकि इसके पास इंडोर्समेंट्स हैं, इसके पास ऑलरेडी एस्टेब्लिश सेटअप है, आपके पास नहीं है। तो दोनों जगह ये आपको बीट कर रहा है और जो पेशेंट को आप डिजर्व करते थे ट्रीट करना और पेशेंट भी जो आपसे ट्रीट होना डिजर्व करता था, दोनों के साथ ये बहुत अन्याय हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि हम करें क्या फिर? ना तो हमारे पिताजी के पास इतनी दौलत है कि हमको प्राइवेट से पीजी करवा दें, ना ही हमारे पास एक एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल है जिसका एडवर्टाइजमेंट करके हमारी ब्रांडिंग हो जाए डिग्री हाथ में लेते ही। हमें तो ऐसे ही चलना है और हो सकता है हमें जाकर उसी के अस्पताल में नौकरी करनी पड़ जाए क्योंकि उसके पास पहले से सब कुछ है, एस्टेब्लिश्ड हमारे पास नहीं है। क्या हमारे पास कोई विकल्प है इसका? अरे मूर्खों, मैं उनसे कह रहा हूँ जो नेक्स्ट का विरोध कर रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो?
यही तो तुम्हारा ये जो नेक्स्ट है जिसको आप अपना दुश्मन समझ रहे हैं, यही तो आपका वो हथियार है जिससे आप इन्हें बीट कर सकते हैं। ये बार बार आपको पछाड़ के आगे निकल जाते हैं, लेकिन ये वो एग्जाम है जहां आपको एज मिलेगी। क्योंकि आप कर ही कह सकते हो, ना पैसा है आपके पास, ना आपके पास कोई पहले से एस्टैब्लिश नर्सिंग होम है, ना एंडोर्समेंट है, लेकिन आपके पास एक ताकत है। आपके पास एक ऐसी ताकत है जो इनके पास नहीं है, वो है पढ़ने की ताकत और पढ़कर रिजल्ट्स देने की ताकत। पढ़ने से घबरा रहे हो आप, एक एग्जाम देने से घबरा रहे हो, आप सोचो ये तो वो एग्जाम है जो आपको इनसे डिफरेंशिएट करेगा। आपके पास इस ताकत का यूज करो जो है आपके पास। इस एग्जाम से घबराना नहीं है, इस एग्जाम को देना है ताकि आप इन्हें बीट कर सको इस एग्जाम में और इनसे पहले नेक्स्ट क्वालिफाई कर सको। और ना सिर्फ क्वालिफाई कर सको बल्कि पीजी एंट्रेंस में भी इनसे पहले जाके सीट ले सको। पता है कैसे? क्योंकि आप देख रहे हैं नीट पीजी में जो कट ऑफ जा रही है और जो नेक्स्ट का जिस तरह का लेवल होगा पेपर का और जो नेगेटिव मार्किंग होगी, 50% से ज़्यादा सीटें खाली रह जाएंगी अगर इस तरह का चलता रहा तो ये जो प्राइवेट सीटें हैं, ये जो प्राइवेट सीटें हैं अगर ये खाली रह गई क्योंकि ये डिग्री खरीदे हुए लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाए नेक्स्ट वन को, तो फिर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो ऑनर्स हैं जो इनको करोड़ों में बेचते हैं, उनको अपनी ये सीट सस्ते में बेचनी पड़ेगी। तो अब तक तो आप ले नहीं पा रहे थे प्राइवेट की सीट, गवर्नमेंट की सीट कम थी तो आपको मिल नहीं पा रही थी, लेकिन अब आपको वही सीट कम कॉस्ट में मिल जाएगी। तो इनको पीछे करो और पढ़कर आगे निकलो ताकि आप गवर्नमेंट सीट भी ले सकें और प्राइवेट सीट भी कम कॉस्ट पे ले सकें। पीजी सीट्स बिकनी नहीं चाहिए, डिजर्विंग कैंडिडेट को मिलनी चाहिए। ये तभी होगा जब स्क्रीनिंग होगी, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं और इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कौन डिजर्व करता है और कौन नहीं, इसका फैसला करने का कोई एक स्टैंडर्ड एग्जाम तो होना ही चाहिए ना। पढ़ने वाले बच्चों, तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझे पता है नेक्स्ट एक एडिशनल एग्जाम है, आप पे एक एडिशनल बर्डन पड़ेगा। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन कि आप लोगों को एक एग्जाम और देना है, लेकिन दोस्तों जितना दर्द आपको, ये जितनी असुविधा आपको इस एडिशनल एग्जाम से होगी, उससे ज़्यादा ये एग्जाम आपको सुविधाएं देगा, अपॉर्चुनिटीज़ देगा आगे बढ़ने की। देखिए, रिवार्ड्स ज़्यादा हैं, सफरिंग कम है। इनफैक्ट इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। पेशेंट्स विल गेट good doctors will get what they deserve, and government will be able to improve the healthcare system of the country by actually providing more opportunities for superior or more capable doctors. तो फायदा तो सबका ही है, नुकसान किसका है? नुकसान सिर्फ उन लोगों का है जो पैसे के दम पे डिग्री खरीद के अपने अस्पताल चलाना चाहते थे। तो ऑब्वियसली उन्हीं लोगों का नुकसान है, बाकी तो सबका फायदा ही है। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों उन लोगों को ही पैसा देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? पहले सोचिए तो सही। सही बेवकूफ़ बन रहे हो यार, शांति से सोचना। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम ही तो है। नीट पीजी के लिए आप एमसीक्यूज़ की ही तो तैयारी कर रहे हैं। जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे, पूरा साल आप एमसीक्यूज़ की तैयारी तो करेंगे पीजी एंट्रेंस के लिए, उसी पे बेस्ड एग्जाम है। तो प्रॉब्लम क्या है? एक साल भी मिल गया है आपको। देखिए, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू वीड आउट इनकम्पिटेंट डॉक्टर्स फ्रॉम द सोसाइटी बिकॉज they are actually the reason for you not being as successful as you should have been. ये इनकम्पिटेंट डॉक्टर खेत में लगी उस खरपतवार की तरह हैं जो फसल यानी आपका तो न्यूट्रिशन खा ही लेते हैं, साथ में खेत भी खराब कर देते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा हेल्थ केयर है और हमारी जो मेडिकल एजुकेशन है, उसके गिरते हुए स्तर के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स किसी भी तरह से सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स से कम होते हैं। देखिए, ये तो अपने अपने चांस और किस्मत की बात है कि आपको गवर्नमेंट सीट मिली या नहीं मिली, लेकिन ये बात तय है कि चाहे आप गवर्नमेंट में पढ़ें या आप प्राइवेट में पढ़ें या आप बाहर से पढ़ के आएँ, जो पढ़ेगा वही डॉक्टर बनेगा और जो नहीं पढ़ेगा वो डॉक्टर नहीं बनेगा। अब आप ये कह सकते हैं कि सर हमारे 2019 बैच के क्यों पीछे पड़े हैं आप? अरे कभी तो शुरुआत करनी है ना भाई। आपका नहीं तो 20 वालों का नंबर आएगा, आपको तो रिलैक्सेशन मिल ही गया ना, और क्या चाहिए? आप कहेंगे फिर से जो पहले निकले हमसे हमारे सीनियर्स, उनका भी एग्जाम लो, 2018 वाले का भी लो, 1995 वाले का भी लो, 1957 वाले का भी लो। ऐसा तो ऐसा है भाई, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, यूएसएमएलई वगैरह की तरह अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स पे एग्जाम हो रहा है ना, तो आपको पता है यूएस में तो लाइसेंस को प्रैक्टिसिंग के लिए, रिन्यूअल के लिए 10-10 साल में एग्जाम देना होता है। और भी कई तरह की चीज़ें हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ऑल, जो आप खुद इंटरनेट पर रिसर्च कर सकते हैं। बस एक बार डिग्री मिल गई तो हमेशा के लिए थोड़ी आप जनता के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको अपने आप को अपडेट करना भी होगा और आपको ये भी देखना होगा वेदर आप नए जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और नई जो मेडिसिन हैं उनके हिसाब से आप पेशेंट्स को बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं या नहीं। ये एक अलग प्रोसेस है, इसमें हम नहीं जाएंगे, पर हाँ मैं तो इसके फेवर में भी हूँ कि इंडिया में ये चीज़ें भी आनी चाहिए। पर फिलहाल कभी तो शुरुआत करनी है, आगे के बैचेस जो हैं उनके बारे में सोचिए। तो कभी ना कभी तो शुरुआत होनी है, एक अच्छी चीज़ है। तो मैं तो कहता हूँ कि 2019 बैच को
को एक एग्जाम्पल की तरह लेना चाहिए कि हाँ, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये राष्ट्र हित में है। देखिए, मैं ना सरकार के साथ हूँ, ना मैं सरकार के विरोध में हूँ, लेकिन जब सरकार कुछ गलत करती है, मैं उसको क्रिटिसाइज़ करता हूँ, लेकिन जब वो कोई अच्छी चीज़ करती है, तो उसका तारीफ़ करना भी बनता है। तो बेकार में विरोध करना या लिटिगेशंस में पैसे खराब करना, होना जाना कुछ है नहीं, आपके पैसे खराब होंगे, आप कितने भी कोर्ट केस कर लो, लोग आपका पैसा लूट लेंगे चंदे के नाम पे और उससे अपनी जेबें भर लेंगे, फिर उसका क्या करेंगे वो भगवान जाने। सुनो, पढ़ने वाले बच्चे, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, तुम कर क्या रहे हो? जो एग्ज़ाम तुम्हें नहीं पढ़ने वाले बच्चों से एज दिला रहा है, उसी को तुम हटाना चाहते हो। अरे कर क्या रहे हो तुम? और हटाने के लिए तुम्हें प्रवोक कौन कर रहा है? वो लोग चंदा इकट्ठा करके, जो जिनको डर है कि वो क्लियर नहीं कर पाएंगे एग्जाम। क्यों? क्योंकि उन्होंने शायद डिग्री खरीदी हो या सेटिंग हो उनकी फाइनल एमबीबीएस पास करने के लिए। आपको किस बात का डर है? मतलब ये तो गजब ही हो गया यार। आपसे ही पैसा लेकर आपकी ही बैंड बजाई जा रही है और आप खुशी खुशी पैसा दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे भैया, जिस डाल पे बैठे हो उसी को काट रहे हो। कर क्या रहे हो? सोचो तो सही, कर क्या रहे हो आप? बेवकूफ़ बनने की भी हद होती है यार। आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हो, डॉक्टर बनने वाले हो, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या? पढ़ने वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ मैं। अरे जितना पेन या जितना एडिशनल बर्डन आप लोगे इस एग्जाम से, उसकी तुलना में रिवार्ड्स बहुत ज़्यादा है भाई। और आप क्या कर रहे हो? आप अपनी ही बैंड बजा रहे हो। सोचिए, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए आप कर क्या रहे हैं। लोग आपको इमोशनल करके बेवकूफ़ बना रहे हैं क्योंकि उनका फ़ायदा है। उनका फ़ायदा है क्योंकि वो भी आपके साथ ही निकल लेना चाहते हैं। अरे क्यों निकलने दे रहे हो भैया उनको? आप तो पढ़े हो 5 साल, वो पढ़े नहीं हैं। भले आप गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, अगर आप पढ़े हो 5 साल तो आप पहले डिजर्व करते हो। अपनी ऐसे तैसी करवा रहे हो, कमाल है यार। कैसे, मतलब क्या बोलूँ मैं, हद ही हो गई। आप सभी भारत का भविष्य हैं और भारत के हेल्थ केयर का भी फ्यूचर हैं। लेट्स ऑल मेक इंडिया ए बेटर प्लेस। अगर रिफॉर्म्स ऐसे हैं जिनसे कुछ अच्छा होने जा रहा है तो हमें उन्हें वेलकम करना चाहिए। मैं ना सरकार के साथ हूँ ना सरकार के विरोध में हूँ, लेकिन कोई भी चीज़ अगर मुझे लगता है कि मेरे सजेशन से इम्प्रूव हो सकती है तो वही मेरा प्रयास है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ कमेंट सेक्शन में आप भी अपने सजेशंस दें। मैं अपना प्रयास हमेशा की तरह करता रहूँगा सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचाने का। और अगर हमारी डिमांड्स जस्टिफाइड होंगी तो सरकार इन पर ज़रूर ध्यान देगी और हमारा देश इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा और हम लोग फिर एक बार हेल्थ केयर में वर्ल्ड में बेस्ट हो जाएंगे। जय हिंद।